हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ा और उसी का शेषांश आज पढ़ाऊँगी, उसकी पुनरावृत्ति कराऊँगी। और सबसे पहले इसकी कथा, इसका पूर्व अंश का थोड़ा सारांश संक्षेप में बताती हूँ। प्रस्तुत लेख जो है एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें ऐसे मेहमान की आलोचना की गई है जो कि किसी के घर बिना बताए या तो वैसे तो मेहमान बिना बताए ही जाते हैं, इसीलिए इन्हें अतिथि कहा गया। अतिथि यानी जिसकी कोई तिथि न हो, परंतु ऐसा मेहमान जो कि आए और कई दिनों तक रह जाए और वापस जाने का नाम न ले, ऐसे मेहमान की यहाँ पे आलोचना की गई है। लेखक के द्वारा उनके ऊपर एक कटाक्ष किया गया है और कहा गया है कि ऐसा मेहमान कतई अच्छा नहीं होता जो कि किसी के घर जाए और उसे अपने घर की चिंता न हो और वापस आना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरे के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, यह पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि मेहमान को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यानी कि मेज़बान के यहाँ, लेखक के यहाँ मेहमान को अच्छा लग रहा है और वास्तव में लोगों को दूसरे का घर अच्छा लगता है, इसीलिए वे उसके घर से जाना नहीं चाहते हैं। परंतु अपने घर की स्वीटनेस या अपना घर सभी को अच्छा लगता है, परंतु ये ऐसे मेहमान जो होते हैं ये दूसरे के घर की अच्छाई को, उनके स्वीटनेस को काटने दौड़ते हैं, यानी कि उनके घर की सारी स्वतंत्रता, उनके घर की सारी व्यवस्था को वे नष्ट कर देते हैं। मेहमान वास्तव में वही अच्छा होता है जो कुछ दिन के लिए या एक आध दिन के लिए आए और फिर वापस चला जाए। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ मेज़बान यानी लेखक शराफत से पेश आता है और वह लेखक को वह मेहमान को कुछ कहता नहीं है, परंतु वह कहता है कि वह इस प्रकार का संयम कब तक बरते। वास्तव में गेट आउट जो शब्द है वह एक अपमानजनक शब्द है और उसे भी कहा जा सकता है, परंतु वो मेहमान का सम्मान करता है, इसीलिए उसके लिए अभी तक उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, परंतु समय आने पर ऐसा भी हो सकता है कि उसे मेहमान के लिए गेट आउट शब्द का प्रयोग करना पड़े। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने पर सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। यहाँ लेखक ये कर रहे हैं कि लेखक के घर जो मेहमान आया हुआ है वो आराम से खर्राटे भर रहा है। खर्राटे भरना नाक बजा के सोने को कहते हैं, कि खर्राटे भरना यानी कि आराम से सो रहा है, उसे अपने घर जाने की कोई चिंता है ऐसा प्रतीत नहीं होता। यहाँ गुंजायमान मतलब गुंजित करना, गुंजायमान यानी गुंजित करना। आवाज़, नाक से आवाज़ जो है चारों तरफ गूंज रही है, नाक से निकली जो खर्राटे की आवाज़ है वह चारों तरफ गूंज रही है,
इसी को गुंजायमान कहा गया है। तो गुंजायमान करने के बाद कल जो सुबह होगी वह लेखक के यहाँ उसके रहने की का 5वां दिन होगा। 5वें दिन का सूर्य उगेगा, जबकि वह उनके यहाँ सोता रहेगा। और जो अगले दिन का जो सूर्योदय होगा वो 5वें दिन का सूर्योदय होगा, यानी 4 दिन पूरे हो चुके होंगे। मेरी सहनशीलता की एक अंतिम सुबह होगी। ये कह रहे हैं कि मेरी सहनशीलता यानी कि बर्दाश्त करने की मेरी वह अंतिम सुबह होगी, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे अब सहन नहीं होता कि तुम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रुको। यहाँ पे सहनशीलता जो शब्द है इसमें 2 प्रत्यय है। सहन शब्द है, शील और ता 2 प्रत्यय हैं। यहाँ पे सहनशीलता का अर्थ है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता। तो ये कह रहे हैं कि वह जो है मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, मैंने उसके बाद मैं हो सकता है अपना आपा खो दूँ और मेरे मुंह से कुछ निकल पड़े, क्योंकि अभी तक मैंने अपने मुंह पे लगाम लगा कर रखा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा। किंतु अब कल के बाद यदि वह रुकेगा तो लेखक के मुंह से यानी मेज़बान के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिससे उनका अपमान हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। लेखक कह रहे हैं कि हम जैसे साधारण लोग के मन में ये विचार रहता है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता होता है। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसी का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि अतिथि देवता होता है, परंतु देवता भले ही वह हो, पर मैं तो मनुष्य हूँ। देवता के अंदर यदि सहनशीलता है, परंतु मनुष्य के अंदर उतना धैर्य नहीं है। इसीलिए आप यदि अतिथि हैं, आप यदि देव हैं, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, यानी तुम्हारी तरह मेरे अंदर धैर्य और सहनशीलता नहीं है कि मैं बहुत दिन तक इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। कह रहे हैं कि देवता तो वह होता है जो दर्शन देकर लौट जाता है। दर्शन देकर लौट जाने वाले ही देवता होते हैं। जैसे कि देवता प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं, फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, अतः तुम यदि देवता हो तो लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। तुम्हारी जो महानता है, तुम्हारा जो देवत्व है, तुम यदि देवता बने रहना चाहते हो तो तुम यहाँ से लौट जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। अपनी वाली पर उतरे यानी कि अगर अपनी हरकत पर उतर आए, मतलब कि मनुष्य यदि मनुष्य की तरह बन जाए, यानी उल्टी सीधी बातें यदि कह दे, तो यह तुम्हारा अपमान, इसमें तुम्हारा अपमान होगा, अतः तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक बिल्कुल परेशान हो गया है और वह यह चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ से लौट जाए। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको इस पाठ की पुनरावृत्ति कराए देती हूँ, फिर आपको पाठ के प्रश्न करवाऊँगी। पहले आपको कुछ प्रश्न बोलती हूँ जिसके माध्यम से पाठ के प्रारंभ से पुनरावृत्ति हो जाएगी। कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक अतिथि को यह एहसास दिलाना चाहता है कि मेहमान नवाजी करवाते हुए अधिक दिन हो गए, अब उसे चले जाना चाहिए।
कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक उसे एहसास दिलाना चाहता है कि मेहमान नवाजी कराते हुए बहुत दिन बीत गए, अब उसे लौट जाना ही चाहिए। अब तुम लौट जाओ, इस कथन की व्यंग्यात्मकता स्पष्ट कीजिए। लेखक मन ही मन कहता है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, क्योंकि अगर नहीं लौटे तो शायद मेरे द्वारा तुम्हारा अपमान हो जाएगा। तुम्हारे न लौटने की व्यवस्था ये अनेक उपाय करने के बाद भी अतिथि के न लौटने पर लेखक की यहाँ व्यवस्था दिख रही है, लेखक की व्यवस्था व्यक्त हो रही है। बहुत दिनों से लेखक के यहाँ मेहमान टिका हुआ है और उसके न लौटने पे लेखक विवश हो गया है। इन शब्दों से उसकी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई। मेहमान के आते ही लेखक पर यह प्रतिक्रिया हुई कि उसका बटुआ काँप गया, यानी कि उसे ये अंदेशा हो गया कि मेहमान के ज़्यादा दिन रहने पर उसे उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। उसकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि उसका खर्च बढ़ जाएगा। मेहमान रात के भोजन को किस प्रकार गरिमापूर्ण बनाया गया। रात के भोजन को उच्च मध्य वर्ग का डिनर का रूप इस प्रकार दिया गया। दो प्रकार की सब्जी, रायता और उसके साथ मिठाई भी दी गई थी। कौन सा आघात अप्रत्याशित था। लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था। लेखक के लिए, मेजबान के लिए यह आघात अप्रत्याशित था कि 3 दिन बीत जाने, तीसरे दिन अतिथि ने अचानक उनसे कहा कि हमें कपड़े धुलवाने को देना है। अतिथि कब देवता और कब राक्षस बन जाता है। अतिथि कब देवता और कब राक्षस बन जाता है, तो अतिथि जब कुछ दिनों के लिए, कम समय के लिए आए और वापस चला जाए तो वह देवता है, और यदि वह ज़्यादा दिनों तक टिक जाए तो वह राक्षस का रूप ले लेता है। लेखक की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। लेखक की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। लेखक अपने घर पर टिके मेहमान से बहुत परेशान है और उसने सोचा था कि मेहमान एक आध दिन रहेगा और वापस चला जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और लेखक वापस आ करके लेखक जो है मेहमान के आने से बहुत परेशान है। मेहमान आकर के यहीं टिका रह जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं और उसे लगता है कि मेहमान कब जाएगा, ये सोच करके लेखक परेशान है। अपने घर को स्वीट होम क्यों कहा गया है। अपना घर सभी को प्रिय होता है, इसीलिए इसे स्वीट होम कहा गया है, क्योंकि हम सब अपने घर को पसंद करते हैं और इसीलिए हम सब के लिए हमारा घर स्वीट होम होता है। लेखक ने खर्राटों का प्रसंग क्यों उठाया है। लेखक ने खर्राटों का प्रसंग क्यों उठाया है। लेखक ने खर्राटों का प्रसंग इसलिए उठाया है क्योंकि लेखक इधर परेशान है कि उसका मित्र चला जाए, परंतु उसका मेहमान चला जाए, परंतु वह मेहमान जाने का नाम नहीं लेता और वह आराम से सोता है खर्राटे लेकर, इसीलिए उन्होंने इसका जिक्र किया है। उसे ऐसा लग रहा है कि मेहमान को मानो कोई चिंता नहीं है उसे वापस जाने की, और वह आराम से इसीलिए खर्राटे लेकर सो रहा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, इसका आशय स्पष्ट कीजिए।
देवता थोड़े समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं दर्शन देकर, जबकि मनुष्य का स्वभाव भिन्न होता है। इसीलिए मनुष्य बहुत देर तक देवता के साथ नहीं रह सकता, और इसी कारण इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि अतिथि जो है माना जाता है देवो भव, अतिथि देवो भव, परंतु अतिथि देवो भव ये मान्यता तब सही साबित होती है जब अतिथि कुछ समय के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है। अब पाठ के कुछ प्रश्न कि अतिथि कितने दिनों के लिए लेखक के घर पर कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। अतिथि लेखक के घर पे 4 दिनों से रह रहा था और अभी तक वह जाने का नाम नहीं ले रहा था। अतिथि लेखक के घर 4 दिनों से रह रहा था और अब फिर भी वह जाने का नाम नहीं ले रहा था। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें विनम्रता से फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें विनम्रता से फड़फड़ा रही हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस प्रकार कैसे किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट के साथ उन्हें गले लगाया और पत्नी ने नमस्कार करते हुए मेहमान का स्वागत किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट के साथ मेहमान को गले लगाया और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और इस प्रकार दोनों ने, पति और पत्नी ने, मेहमान का स्वागत किया। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा दी गई। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा दी गई। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दी गई। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दी गई। तीसरे दिन, अगला प्रश्न, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि उसे कपड़े धुलवाने हैं, उसे कपड़े धोबी के यहाँ देने हैं। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि उसे कपड़े धोने के लिए धोबी के पास, धोबी को देने हैं। अगला प्रश्न है, सत्कार की उष्मा स्वागत समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर उन्होंने खिचड़ी खिलाने की बात कही। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर पत्नी ने कहा कि आज खिचड़ी बना लेते हैं, हल्की रहेगी। यानी सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी थी, वे मेहमान से उकता गए थे और वे चाह रहे थे कितनी जल्दी चले जाए, इसीलिए उन्होंने खिचड़ी बनाने का निर्णय किया। उनकी पत्नी ने खिचड़ी बनाने का निर्णय किया। पहला जो है प्रश्न लिखित का क। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। इसका उत्तर है, लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि वह मेहमान की भरपूर स्वागत करे और अगले दिन उसे किसी रेल में बैठाने ले जाए और वह रुकने को कहे, परंतु मेहमान रुके नहीं और इस प्रकार वह उन्हें भावभीनी विदाई दे। पाठ में दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न है, पहला क वाला है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। इसका उत्तर है कि लेखक के घर जब मेहमान आए तो वे डर गए और उनको ऐसा लगा कि उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मेहमान नवाजी करने में खर्च ज़्यादा आएगा और इसी कारण उनका बटुआ काँप जाता है। उन्हें ये प्रतीत होता है कि उनका खर्च
बढ़ जाएगा, इसी आशंका से उनका बटुआ कांप जाता है। अगला प्रश्न है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस हो सकता है। यहाँ पे इस बात का जिक्र किया है लेखक ने इस संदर्भ में कि अतिथि कई दिनों के लिए आया है, कई दिनों से उनके घर रह रहा है, इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि अतिथि वह होता है जो देवता की भांति दर्शन देकर चला जाए, वह वास्तव में देवता कहलाने लायक होता है। परंतु यदि वह और अतिथि मेहमान और वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस होता है। यदि वह ज़्यादा दिन तक टिक जाए और लोगों की सुख सुविधा में उसका असर पड़े, उनके घर की व्यवस्था में और उनकी रहन सहन की शैली में यदि उस पर, उनकी स्वतंत्रता पर उसका प्रभाव पड़े, तो यह निश्चित रूप से ऐसा इससे ये साबित होगा कि वह अतिथि देवता नहीं बल्कि वह राक्षस है। यदि मेज़बान को किसी तरह की दिक्कत हो मेहमान से और उसके घर की स्वतंत्रता भंग होती है, स्वच्छंदता भंग होती है, तो निश्चित रूप से मेहमान जो है वह राक्षस का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने दौड़ते हैं। लोग अपने घर को स्वीट होम बना रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के घर की मिठास को वह काटने दौड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि वे लोगों के घर में जाकर उथल पुथल मचा देते हैं और अतिथियों की मेहमान नवाजी करने से लोग जो है, अगर ज़्यादा लंबे समय तक अतिथि रह जाता है तो लोग उससे बोर हो जाते, बोरियत का अनुभव करते हैं। आर्थिक स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ता है। उनके खान पान, रहन सहन, ठाट बाट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि लोग दूसरों के घर की स्वीटनेस को काटने दौड़े। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अतिथि 4 दिन से रह रहा है और अगले दिन का जब सूर्योदय होगा तो वह उसके घर में से मेहमान के रहने का 5वां दिन होगा और यह जो है उनके लिए एक मुश्किल की बात होगी। इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी सहनशीलता ख़त्म हो जाए और उन्हें बाध्य होकर यह कहना पड़े कि वह यहाँ से चला जाए। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकता। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकता, मतलब कि देवता इंसान के घर जाते हैं और वे दर्शन देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि देवता और मनुष्य बहुत दिनों तक साथ नहीं रह सकते। दूसरा ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। संक्षेप में मैं आपको इनके उत्तर बताती हूँ और इसके पश्चात इसको आप विस्तार से लिख सकते हैं। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक को जब मेहमान ने कहा कि वह कपड़े धोबी को धुलवाने के लिए देगा, यह बात उसको एक आघात जैसी लगी और आघात भी ऐसी जो अप्रत्याशित थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है और मेहमान उसे कपड़े धुलवाने के लिए कह सकता है, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मेहमान कपड़े धुलवाएगा तो वह और भी ज़्यादा दिन यहाँ टिकेगा। अगला प्रश्न है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संक्रमण का अर्थ होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने का जो समय होता है
उसको संक्रमण कहते हैं, अर्थात एक स्थिति से दूसरे स्थिति की ओर जाने की प्रक्रिया। इस अवस्था को संधि काल या संक्रमण काल कहते हैं। कह रहे हैं कि इस स्थान पर लेखक जो है, लेखक के घर पे अतिथि 4 दिनों से टिका हुआ है और अब वह उस समय उनके मन में, जब वो शुरू में आया था तो उसके मन में अतिथि के प्रति सत्कार, प्रेम आदि का भाव था, परंतु ज़्यादा दिन टिकने के कारण अब वह भाव दुर्भाव में बदल चुका है और इसी कारण ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर पहुंच गया। यानी प्रेम से वह प्रेम के भाव से वह एक नफरत की भाव की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए ये संक्रमण का दौर है। और इस तरह से लेखक के अतिथि का मन भले ही यहाँ पर घर लौटने के लिए न करे, परंतु लेखक का मन ये अवश्य कह रहा है कि उसका अतिथि जल्दी ही वहाँ से चला जाए। उसे अब अतिथि अपने घर में अच्छा नहीं लगता। अतिथि का रहना उसको अपने घर में अच्छा नहीं, अपने घर में अतिथि का रहना उसको अच्छा नहीं लगता। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए? जब अतिथि 4 दिन तक नहीं जाता है तो लेखक के मन में यह परिवर्तन आता है कि बातचीत का जो दौर था वो समाप्त हो जाता है। लेखक अपने आप में गुम होकर के उपन्यास पढ़ते हैं और मेहमान फिल्मी पत्रिका पलटता है और दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। खाने में डिनर के और लंच के बाद अब खिचड़ी खिलाने की नौबत आ जाती है। अब अतिथि के प्रति उसके मन में कोई सत्कार की भावना नहीं रहती है, भावनाएं जो हैं वो गालियों का रूप ले लेती है। ये सारे परिवर्तन आ जाते हैं। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो पर्याय लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्याय लिखिए। इसमें चाँद का पर्याय होगा चंद्रमा और शशि। जिक्र शब्द का पर्याय होगा किसी बात का वर्णन या स्मरण। उल्लेख करना या किसी बात का वर्णन करना। आघात का होगा प्रहार या चोट, प्रहार और चोट। ऊष्मा का होगा गर्मी या ऊर्जा, गर्मी और ऊर्जा। अंतरंग का होगा घनिष्ठ या गहरा, घनिष्ठ या गहरा। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसे आपको नकारात्मक वाक्य में करना है, तो आपको ये करना होगा कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। दूसरा वाक्य है किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। इस वाक्य का होगा क्या किसी लॉन्ड्री में देने पर जल्दी धुल जाएंगे? क्या किसी लॉन्ड्री पर देने पर जल्दी धुल जाएंगे? अगला है प्रश्न, इसे वाक्य में बदलना है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। इसको भविष्य काल में करना है, तो इसको हम बनाएंगे कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। कब तक टिकेंगे ये, इसे सकारात्मक में बनाना है। कब तक टिकेंगे ये, इसे हमें सकारात्मक में बनाना है। वे बहुत दिनों तक नकारात्मक वाक्य में बनाना है। वे बहुत दिनों तक
नहीं टिकेंगे, वे बहुत दिनों तक नहीं टिकेंगे। धन्यवाद।